तो नाउ हेडिंग ओवरलैपिंग बिटवीन टू एटम। ठीक है, अब यहां पर हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट में ऑब्जर्वेशन होगा और एक पार्ट में कंक्लूजन होगा। अब हमने हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर्ड होगा, और आफ्टर शेयरिंग इट विल बी फॉर्म, हाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पेयर्ड बनेगा, शेयरिंग होगा, जो बोलना है बोल सकते हो, सब एक ही नाम है। ये दोनों पेयर्ड हो गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, शेयर्ड हो गया, ओवरलैप हुआ। तो ओवरलैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, 1s का है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, 1s, और 1s में क्या हुआ होगा, ओवरलैपिंग, और क्या बना होगा, सिग्मा SS बना होगा। डायग्राम से भी समझ लेते हैं, ये 1s है और ये 1s है, और ये क्या हुआ होगा, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, और ये ओवरलैपिंग हो गया। दिस वन इज कॉल्ड SS ओवरलैपिंग। कोई डाउट नहीं है ना। चलो, अब ये जो है इसी के बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे और इसी के बारे में हम पूरा डायग्राम निकालेंगे, मतलब कुल ऑब्जर्वेशन इसी के बारे में और पूरा डायग्राम इसी के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये हाइड्रोजन एटम जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में घूम रहे थे ऐसे। एक हाइड्रोजन एटम जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में घूम रहा था। ठीक है, अब एक दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां नहीं लिख के, ठीक है, इसको यहां पर लिख रहा हूं ऐसे। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इस इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां रिप्रेजेंट कर दिया। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जहां एक प्रोटॉन है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रोटेट कर रहा है। एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो उसके न्यूक्लियस को मैं यहां लिख रहा हूं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को ये रोटेट करवा रहा है। तो एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। कोई डाउट है? तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है। समझ में आ गया? अब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, दोनों ओवरलैप हो रहा है ना। अब ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। ठीक है, तो जब एक दूसरे के जब पास पास आएंगे तो क्या हुआ होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को चारों तरफ घूम रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घूम रहा है ये। अब ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या हुआ, दोनों पास पास आ रहे हैं। तो जैसे ही पास पास आएंगे, यहां पर क्या है, प्रोटॉन, तो मैं यहां A लिख दूं और यहां B लिख दूं रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि ये समझ में आए कि ये हाइड्रोजन A है और ये हाइड्रोजन B है। अब इस प्रोटॉन का ये इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, इस प्रोटॉन का ये इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ घूम रहा है। पहले अलग अलग घूम रहे थे, अब दोनों क्या हो गए, ओवरलैपिंग करने आ रहे हैं। जब ओवरलैपिंग करने आएंगे तो यहां पर है Pa प्रोटॉन A और यहां पर है प्रोटॉन B। तो जैसे ओवरलैपिंग करने आएंगे तो ये जो प्रोटॉन है इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लगेगा, बोलेगा तुम हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेंगे। और खींचेगा कि नहीं खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। तो पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आए तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रोटॉन क्या करने लग गया, खींचने लग गया, और इस प्रोटॉन को ये खींचने लग गया। समझ में आ गया ना। मतलब इसका एक दोस्त है और इसका भी एक दोस्त है, लेकिन जब दोस्ती बढ़ी, जब इनके पास दोनों आए तो इसके दोस्त को ये खींच रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके जो अपना दोस्त था वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है।
जैसे हमारा कोई एक दोस्त है और तुम्हारा भी कोई दोस्त है, तो जब दोनों पास पास आए तो हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो हमारा फ्रेंड है उसका वो दूसरे वाला को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ गया ना? मतलब यहां पर एक अट्रैक्शन, पहले किसके बीच में अट्रैक्शन था? दिस वन इज पी ए और दिस वन इज ई ए, और ये पी बी और ये ई। कोई डाउट है? तो पहला अट्रैक्शन किसके बीच में था? पी ए और ई ए, और इसके किसके बीच में था? लेकिन जब दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आए, पास पास आए, तो ये इसका टेंडेंसी है खींचना, उसका नेचर है वो, क्योंकि आते ही उसका टेंडेंसी बिल्कुल बाहर निकल के आता है, हम खींचेंगे तो प्रोटॉन खींचेगा। तो पहले से अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा था? पी ए और किसके बीच में लग रहा था? पी बी और। लेकिन जैसे कांटेक्ट में आया एक नया अट्रैक्शन और जनरेट हो गया, किसके किसके बीच में? पी ए और। कोई डाउट है? पी ए और ई बी के बीच में एक और नया जनरेशन अट्रैक्शन जनरेट हुआ, किसके बीच में? पी बी लिख दे रहा हूं पहले, पी बी और ई ए के बीच में। ये तो दोनों जो डैश वाला लिखा मैंने वो नया, इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूं ताकि ये नया जैसे कांटेक्ट में आया तो ये न्यू अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मान लो ये इसके फ्रेंड को खींच रहा है और ये इसके फ्रेंड को खींचने लग गया, तो फ्रेंड फ्रेंड में क्या होगा? जलन। फ्रेंड फ्रेंड में क्या होगा? रिपल्सन। ये बोलेगा कि हम रिपल्सन करेंगे, होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज है। तो यहां अट्रैक्शन के अलावा एक और काम भी होगा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन, में शॉर्ट में लिख दिया, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ई ए और ई बी के बीच में एक रिपल्सन क्रिएट होगा, और ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात रहा ये कि जब ये रिपल्सन ज्यादा होगा तब तो एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, लेकिन अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ तो उनके बीच में दोस्ती बन जाएगी। तो बताओ कौन भारी पड़ रहा है? रिपल्सन करने वाला एक है और अट्रैक्शन करने वाला चार चार है, दो ही नहीं है, 1 2 3 4। तो कौन भारी पड़ रहा है? इसीलिए ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं होता है, होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनसे ज्यादा हो जाता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के क्या आना चाहते हैं? पास पास आना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं। अगर हमारे दिमाग में आए सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे ओवरलैप हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। तो उसका रीजन हम ये देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन जरूर होगा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएगा तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बन जाएगा। यानी दो न्यू एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जनरेशन होगा और एक ही रिपल्सन का जनरेशन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भारी पड़ गया किससे? रिपल्सन से। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। समझ में आया क्या? ये नहीं बोलना कि जलन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रिपल्सन। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो वो दूसरे क्या आएंगे? एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, यानी बॉन्ड बनाने आएगा। अगर कहीं रिपल्सन भारी पड़ गया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। ये भारी पड़ गया तो बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं। ठीक है, अब ये इसके एक दूसरे के पास आ रहे हैं, लेकिन कब तक पास आएंगे? कहां तक पास आएंगे? एक उसका लिमिट होगा, एक उसका डिस्टेंस होगा, कितना पास वो आए। ऐसा भी नहीं हो कि इतना पास आ जाए कि ये रिपल्सन का वैल्यू बढ़ जाए।
समझ में आया क्या? हंस रहे हो, रिपल्सन करवा रहे हो क्या? तो ध्यान देना इस चीज में। अब मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? एक चीज ध्यान देना ये, और कई बार बताया भी हो, जितना स्टेबिलिटी बढ़ेगा उतना ही उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी क्या होता है, घटता है। बताया हो ना, मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी, और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होता है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना क्या करेगा? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना ही निगेटिव होगा ना, तो उतना ही उसमें क्या आएगा, स्टेबिलिटी है। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, हम एक ग्राफ निकाल रहे हैं। इस ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लिया जो कि वैल्यू है किलो जूल पर मोल में। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो एटम को हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम यहां पर इधर से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, इधर से नहीं, हम यहां से देखेंगे। ये हमने दो हाइड्रोजन को लिया, जब ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे तब हमने उस हाइड्रोजन को लिया। यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहा है, जब एक दूसरे के बिल्कुल एक कांटेक्ट में नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरे के यहाँ पास पास दिखाया है, हम दूर दूर दिखा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। अब जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन भी होगा लेकिन रिपल्सन कम पड़ जाएगा, भारी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही एक दूसरे को पास में आएंगे और पास में आ गए और पास में आ गए, लेकिन अब इससे ज्यादा पास में नहीं आएंगे, क्योंकि जब उतना ज्यादा पास में आ जाएगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसके बीच में क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी। जो भी बना हुआ बॉन्ड है वो भी टूट टट जाएगा। समझ में आया क्या? तो एक लिमिट तक एक दूसरे के वो पास में आएंगे, उसके बाद अब समझना, तो एक दूसरे के जब पास आते जा रहे हैं तो अट्रैक्शन क्या होते जा रहा है, तो जैसे जैसे पास आ रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, स्टेबिलिटी कम होता जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, बढ़ेगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, दो एटम्स को बीच में बॉन्ड बनना अच्छा बात है। तो क्या होगा यहाँ पे, अट्रैक्शन, जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आए और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है, तो उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो ये एक दूसरे के पास आने लग गए, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक दूसरे को और पास आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे स्टेबिलिटी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो घटने के बाद एक मैक्सिमम लिमिट तक कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? एक मैक्सिमम लिमिट तक क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही बोलेगा कि हम और पास आएंगे तो उनमें क्या ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सन। अब जैसे और पास आने लग गए तो उनमें रिपल्सन होने लग जाएगा और पोटेंशियल का वैल्यू, क्योंकि स्टेबिलिटी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये दो हाइड्रोजन है, ये मार्कर, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना। एक दूसरे को और पास आए, स्टेबिलिटी बढ़ा, एक दूसरे को ओवरलैप हो गए तो स्टेबिलिटी और बढ़ा। लेकिन ओवरलैप होने का मतलब ये कंप्लीट ओवरलैप नहीं होंगे, कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, तो इतना डिस्टेंस तक पास में आने के बाद वो उनका मैक्सिमम अट्रैक्शन काउंट हुआ कि इससे अगर ज्यादा एक भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो इनमें रिपल्सन हो जाएगा। तो इतना मैक्सिमम रिपल्सन हुआ, समझ में आ रहा है, इतना मैक्सिमम रिपल्सन हुआ इनके बीच में। तो वहां पर
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी क्या आएगी। तो कहने का मतलब ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम पास में आया, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ओवरलैप हुए, ओवरलैप हुए, ओवरलैप हुए, अब इससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी इस केस में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुआ है, इससे ज्यादा अब नहीं होगा, इससे ज्यादा ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, यानी यहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन माना जा रहा है। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन इस ओवरलैपिंग में अगर आया है तो वहां पर मैक्सिमम क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा, और जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे जो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे, अब देखो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये कम होते जा रहा है, निगेटिव होते जा रहा है, यहाँ 0 0 है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जा रहा है, कम, यानी पोटेंशियल एनर्जी का कम होना, पोटेंशियल एनर्जी का कम होना क्या बताता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होना, बढ़ना। तो जैसे जैसे एक दूसरे को कांटेक्ट में आते जाएंगे तो आने के बाद ये ओवरलैप हुआ, ये ओवरलैप हुआ, और ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुआ, इससे ज्यादा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सबसे कम, मिनिमम। समझ में आ गया? यानी इस डायग्राम में तुम देखोगे तो यहां से एनर्जी क्या होते जा रहा है, पोटेंशियल कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और यहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग दिखाया गया। तो यहां से लेके और यहां तक पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, कम, और पोटेंशियल का कम होना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना। समझ में आ गया? अगर और एक दूसरे के पास में आएंगे या हम करवा रहे हैं तो उनमें क्या होने लगेगा, रिपल्सन, और पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिर से टूट जाएगा। तो देखो फिर से यहाँ तोड़ा नहीं है, मतलब अलग करवा देंगे, तो ये पोटेंशियल बढ़ने लगे। तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, यहां तक आना, इससे और इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो बॉन्ड तोड़ने के बारे में बात कर रहा है, यहां से यहां तक बॉन्ड तोड़ने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक दूसरे के पास आ गए, पास आ गए, पास आ गए, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुआ है यहां पर, इसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुआ है, इससे ज्यादा ये ओवरलैप नहीं हो सकता। समझ में आया क्यों मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुआ है, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया चीजें? अब यहीं पर जब ये आता है मैक्सिमम ओवरलैपिंग, तो इसको बोला जाता है कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सबसे लोएस्ट, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, यानी मोर स्टेबल होगा। यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है, और वहीं पर स्टेबिलिटी डिफाइन किया जाता है, और वहीं पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, दोनों हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस मेजर किया जाता है, आखिर कितने डिस्टेंस तक दोनों एक दूसरे के पास में आए हैं, और उसी डिस्टेंस को बोल दिया जाता है बॉन्ड लेंथ। दैट डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ये इंटरन्यूक्लियर बोले तो न्यूक्लियस। अब किस केस में, अब मान लो ये एटम है, ये एटम है, तो यहां पर हम बॉन्ड नहीं डिसाइड करेंगे, यहां पर बॉन्ड लेंथ हम डिसाइड नहीं करेंगे। बॉन्ड लेंथ कब डिसाइड करेंगे, जब ये एक दूसरे को ओवरलैप हो चुके हैं, तो इनके सेंटर से इनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड लेंथ। हम बॉन्ड लेंथ मतलब VBT में पहला बार डिफाइन कर रहे थे, लुईस में बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये समझ में आ गया, कोई डाउट है? तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वहां पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। तो देखो यहां पर बुकलेट में लिखा भी है, और यहां पर जो इनके बीच में एनर्जी होगा, अब पोटेंशियल एनर्जी है ना इनके बीच में, जो एनर्जी होगा, यानी इसको तोड़ने में, ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी हम देंगे,
दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक दूसरे के पास आए हैं तो इनमें एनर्जी स्टोर हुआ है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हुआ है। और इस केस में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है? इक्वल हो गया है, क्योंकि अब इसके पास में आएगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन बढ़ जाएगा ना। यानी इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है? इक्वल है। अब थोड़ा सा भी एक दूसरे के पास में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये रिपल्सन बढ़ जाएगा, बॉन्ड टूटने का काम स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो इससे, इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम निकालो सारे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेज नंबर 59 ओपन करना। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 59। निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 1, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन। केमिकल बॉन्ड कब बनता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम फोर्स ऑफ रिपल्सन। थर्ड ऑप्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहां पर बॉन्ड नहीं बोलेंगे, यहां अट्रैक्शन डोमिनेट है, लेकिन जिस पोजीशन पे अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम में आ गया है, थोड़ा सा इधर इधर नहीं जा रहा है, हम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, तो वहां हम बोलेंगे कि उनके बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। तो केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस, एक बॉन्डिंग कब माना जाता है? एक पूरा ओवरलैपिंग कब माना जाता है? जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसमें बॉन्डिंग बनने के लायक बनता है, वो आता है, एक दूसरे के पास आ रहा है, पास आता गया, पास आता गया, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। और एक समय ऐसा है कि जैसे जैसे पास आ रहा है तो रिपल्सन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि पास आ रहा है तो केवल अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्सन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया क्या? तो उस केस में दोनों के बीच में क्या होता है? बॉन्ड बनता है। तो when force of attraction and force of repulsion will be equal, then chemical bond will be formed. वहां पर पूरा ओवरलैपिंग माना जाता है, इससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा, वहां पर शेयरिंग माना जाता है। और ये एनर्जी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यानी बॉन्ड को बनने में एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, क्योंकि बॉन्ड यहां था, एनर्जी यहां था, अब एनर्जी यहां हो गया, इतना एनर्जी क्या हो जाएगा? रिलीज। तो जो इतना एनर्जी रिलीज होगा, उसी रिलीज एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। या कुल मिला के ऐसे सोच लो तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड को तोड़ने में ये बॉन्ड एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख दिया, बॉन्ड एनर्जी है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है। और यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हुआ है, यानी यहां पर हम बोलेंगे कि केमिकल बॉन्ड का एक्चुअल फॉर्मेशन हुआ है, एक्चुअल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। यहां था एनर्जी, अब यहां हो गया, तो यहां ज्यादा था ना वैल्यू, और यहां क्या है? कम हो गया। तो पहले ज्यादा था और कम हो गया, कम हो गया है, तो एनर्जी कहां गया होगा? रिलीज हो गया होगा, एनर्जी रिलीज हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? तो पहले 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लो, इसके बाद हम थ्योरी जो है लिखवाते हैं। पहले डायग्राम पहले निकालो। हाँ, यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं होगा, लेकिन ये रिपल्सन मिनिमाइज होता है, ये ज्यादा होता है। शशांक, आयनिक बॉन्ड में भी सेम होता है क्या? आयनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग पढ़ते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर और कंप्लीट गेन पढ़ते हैं। यहां पर क्या होता है? शेयरिंग। तो शेयरिंग होने के लिए पास पास आना पड़ेगा। हम आयनिक में ओवरलैपिंग के बारे में स्टडी नहीं करते। आयनिक में नॉन डायरेक्शनल होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है।
ओवरलैपिंग हम केवल कोवैलेंट में पढ़ते हैं, आयनिक में नहीं पढ़ते हैं। आयनिक में केटाइन और एनाइन के बीच में क्या देखा जाता है? अट्रैक्शन, इसलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। ये डायग्राम समझ में आ गया? तो डायग्राम बुकलेट देख के निकाल लो। और मैं 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला लिखवा रहा हूं यहां पे। अब इस चीज को मैंने अब इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता तो तुम ओवरलैपिंग के बारे में जानते भी नहीं, तो जानते नहीं तो तुम कंफ्यूजन में आते। इसीलिए इन ए केमिकल बॉन्ड बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यहां वाला बात कर रहा है। इन ए केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्वल है, ना तो एक ज्यादा है ना तो एक कम है, बिल्कुल बराबर बराबर है। नेक्स्ट, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहां पे एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन क्यों आना चाहता है इसके पास में, क्यों बॉन्ड बनाना चाहता है? स्टेबल होने के लिए। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अट्रैक्शन में था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके अट्रैक्शन में हो रहा है? इसके भी अट्रैक्शन में है और इसके भी अट्रैक्शन में, यानी उसका अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले ये इलेक्ट्रॉन्स केवल एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कितने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में हो गया? 2। उसका अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो कोई भी निगेटिव क्या चाहता है कि हम पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर रहे, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, इसीलिए दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम क्या होंगे? पास पास आएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है, लिखो एटम आर लेस स्टेबल, एटम आर लेस स्टेबल, एटम आर लेस स्टेबल एंड मोर एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक मतलब लेस स्टेबल, जिसमें एनर्जी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। एनर्जी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी, हाँ, एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, एनर्जी ज्यादा होता है स्टेबिलिटी कम होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा बोलना है। एटम आर लेस स्टेबल एंड मोर एनर्जेटिक, हेंस दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, इसलिए लोग क्या बनाना चाहते हैं? मॉलिक्यूल्स। यहां से समझ भी सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के अट्रैक्शन में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अब 2-2 न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आ गया। तो अट्रैक्शन में आने का मतलब इसमें स्टेबिलिटी आ गया, स्टेबिलिटी आने का मतलब एनर्जी कम हो गया, इसीलिए लोग क्या बनना चाहते हैं? मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 बनना चाहता है। दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय लूजिंग सम एनर्जी, बाय लूजिंग सम एनर्जी। अच्छा मेरे को बताओ, जब मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो एनर्जी लूज क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहां पर अनस्टेबल है, यहां पर अनस्टेबल है, ऐसा नहीं कि अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है ये बोलेंगे। और यहां पर क्या है? मोर स्टेबल है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन अनस्टेबल है, हालांकि उसका डुप्लेट नहीं कंप्लीट है तो हम बोल सकते हैं कि अनस्टेबल है। तो यहां लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, यहां पर क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स बनते, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगा? इसीलिए बोला जाता है कि जब जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब तब एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। ध्यान रखना इस चीज को। व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म देन एनर्जी विल बी रिलीज ऑलवेज, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक है, और बॉन्ड का तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ऑलवेज क्या है? एंडोथर्मिक है। इस चीज को समझना है कि एक दूसरे के पास क्यों आ रहा है, एटम और एटम मॉलिक्यूल्स क्यों बन रहा है, क्योंकि एटम का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। या ये बोल सकते हैं कि अभी ये एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, लेकिन मॉलिक्यूल्स बनते ही ये इलेक्ट्रॉन्स कितने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आ गया? 2-2, इसलिए उसमें अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई?
बढ़ गई और स्टेबिलिटी बढ़ते ही एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज, और वहां पर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इस एटम से ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो एक एटम से मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल है, समझ में आ गया, कोई डाउट है? ये डायग्राम में सब कुछ छिपा हुआ है, हर चीज का आंसर नहीं देगा तुम्हें। नेक्स्ट ये लिख लिए ना, बाय लूजिंग सम एनर्जी बाय पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्ड, बाय पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्ड। और दो यहां पर एटम और एटम को जोड़ के उसने एनर्जी लिखा भी है। अब ये इसको जोड़ के एनर्जी लिखा है और यहां लिखा है +434 किलो जूल, इधर प्लस लिखा है, इसका मतलब इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस होगा। मैथ की तरह सोच लो, इक्वल टू इधर जब लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, -433.72। इधर प्लस लिखने का मतलब निगेटिव है और इधर प्लस लिखने का मतलब एक एंडो है और इधर प्लस लिखने का मतलब एक्जो है। तो दिस वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्जो। सोच लेना कि इधर प्लस लिखने का मतलब एक्जो है। हम बातें कब करेंगे, रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट की तरफ प्लस होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट की तरफ प्लस होगा तो क्या होगा, एंडो होगा, प्लस देना पड़ेगा। और रिएक्टेंट की तरफ माइनस होगा तो एक्चुअली में माइनस नहीं लिखा जाता है, इसीलिए रिएक्टेंट की तरफ माइनस नहीं लिख के किधर लिख दिया, इधर लाके प्लस कर दिया। प्लस लिखते ही क्या हो गया, वो एक्जो हो गया। और क्लोरीन के भी केस में लिखा है इसने, क्लोरीन प्लस क्लोरीन Cl2 बना है। यहां पर डेल्टा एच कितना है, -239.1। अब इसको हम अलग से ऐसे लिख सकते हैं और यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस। देखो हम इसको तीन तीन तरीके से लिख सकते हैं, H और H2 प्लस 434.72 किलो जूल। याद रखना ये एक्जो का रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको H प्लस H माइनस 434.72 इक्वल टू H2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे लिए सोच लेना इक्वल टू है, इधर लाते क्या बन गया, माइनस। और फाइनल कंक्लूजन हम इधर से ही लेंगे कि यहाँ रिएक्टेंट साइड एनर्जी प्लस में है कि माइनस में है, तो यहाँ माइनस में है। इसका मतलब हम तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, -434.72 किलो जूल। और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, और यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये तीनों पॉइंट को लिख लो, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी है, ये भी। लेकिन कहीं बुक में ऐसे माइनस लिख के नहीं देता है, इसीलिए इसको लिख के देता है, और नहीं तो ऐसे लिख के देगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट मैं केवल रीड कर दे रहा हूं, आप उसको घर पे लिख लेना। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग इज accompanied by decreasing in potential energy। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो एनर्जी के घटना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म ऑलवेज, डार्क ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ, रटना नहीं है, चीजों को समझना है, क्यों एक्सो हुआ है। मैं 1 बाय 1 सबसे पूछूंगा क्यों एक्सोथर्मिक है, कहाँ स्टेबिलिटी बढ़ा, कहाँ स्टेबिलिटी घटा। चीजों को केवल रटना नहीं है, तुम्हें सोचना है कि एटम पास पास आ रहे हैं, कैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कैसे एक एटम दूसरे एटम के जब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई है। केवल बोलने से थोड़ा होगा कि स्टेबिलिटी बढ़ गया, कैसे बढ़ा है, कौन बढ़ा दिया है। स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है। हम ये दोनों इक्विलिब्रियम में, तब हम केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं, और यहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहीं पर बॉन्ड लेंथ डिफाइन होता है, यहीं पर बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होता है। ये सब चीजें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, अभी एक दो हम इसमें अभी इतना ही लिखा है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर बताऊंगा कि हीलियम 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसमें इनर्ट गैस है ना, तो ऐसे समझा के बताऊंगा कि हीलियम 2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है,
क्यों नहीं कर रहा होगा? सोचो, उसका रिपल्सन क्या हो जा रहा होगा? ज्यादा, और अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा? इसलिए एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं, यानी हीलियम एटम और हीलियम एटम एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। इसको मैं कल समझाऊंगा, ओके? आप लिख के लाना इसको, और चीजों को समझो, और जो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसको आप नोटबुक में होना चाहिए तुम्हारे, यानी कि बोले लिखे तो लिखो। कोई डाउट है तो बोलो कोई।